आज हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण क्या होते हैं? ऐसे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। सिंपल दर्पण तो सभी ने देखा है, घर में जो दर्पण होता है शीशा जैसे, तो वो समतल दर्पण होता है। तो उसमें क्या होता है कि सीधी एक कांच की प्लेट होती है और उस कांच की प्लेट पर एक तरफ पॉलिश कर दी जाती है। तो एक तरफ पॉलिश करने से वह बन जाता है दर्पण, समतल दर्पण होता है। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण। जैसे जो मोटरसाइकिल होती है उसके बगल में जो शीशा लगा रहता है पीछे की चीज़ देखने के लिए, वहाँ उसमें गोलीय दर्पण ही होता है। तो गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं। कोई कांच का एक खोखला गोला ले लिया जाए, जैसे इस तरह से है, एक कांच का पूरा एक गोला लें, इसमें से हमने इतना सा भाग काट के अलग कर लिया। अब इस भाग पर हमने क्या किया, एक तरफ पॉलिश कर दी, तो ये बन जाता है दर्पण। या इस तरह से ले लिया, एक पूरा गोला लिया, इस तरह का एक भाग काट के यहाँ पे पॉलिश कर दी, तो ये बन जाएगा दर्पण। जैसे तवे की आकृति है, तवा जो होता है वो उसी तरह की आकृति, बस वो कांच का होना चाहिए, तो उसकी एक तरफ अगर पॉलिश कर देंगे तो वो दर्पण बन जाता है। तो ऐसे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब हम जो सीधी एक प्लेन कांच की प्लेट लेते हैं, तो प्लेन कांच की प्लेट में क्या होता है कि दोनों तरफ के पृष्ठ समान होते हैं। ये भी पृष्ठ समतल होगा और इस तरफ वाला पृष्ठ भी समतल होगा। तो चाहे इस साइड पॉलिश करो और चाहे इस साइड पॉलिश करो, दोनों तरफ के पृष्ठ समान है, इसलिए ये पूरा दर्पण जो है वो समतल है। लेकिन अगर हम कोई कांच का गोला लें, तो उस कांच के गोले से जब भाग हम कोई एक काटेंगे तो वो इस तरह का पृष्ठ निकल के आएगा। तो जब वह इस तरह का पृष्ठ निकल के आएगा तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके दोनों ओर के पृष्ठ अलग अलग हैं। यहाँ पर देखा जाए इस साइड का ये पृष्ठ जो है वो दबा हुआ है, और यहाँ इस साइड वाला अगर पृष्ठ देखा जाए तो उठा हुआ है, जैसे तवा होता है। तो तवे पर जिस साइड हम रोटी डालते हैं तो वो पृष्ठ दबा हुआ होता है, और जो पृष्ठ गैस पर रखा होता है वो उठा हुआ होता है। इसी तरह से कांच के गोले से जब हम छोटा सा भाग काटेंगे तो उसमें दो पृष्ठ होंगे, एक होगा दबा हुआ पृष्ठ और एक होगा उठा हुआ पृष्ठ। जो दबा हुआ पृष्ठ होता है वो कहलाता है अवतल पृष्ठ, और उठे हुए पृष्ठ को बोलते हैं उत्तल पृष्ठ। उठा मतलब उत्तल, याद रखने के लिए भी सिंपल तरीका हो जाएगा, उठा उसे उत्तल। तो दबे हुए पृष्ठ को हम अवतल पृष्ठ बोलते हैं और उठे हुए पृष्ठ को उत्तल पृष्ठ बोलते हैं। तो इसलिए अभी तो हमने कांच के गोले से छोटा सा भाग काटा जी, तो इसमें ये अभी दर्पण नहीं है, इसमें अभी दो पृष्ठ हैं, उत्तल पृष्ठ और अवतल पृष्ठ। ये पृष्ठ उत्तल है और ये वाला पृष्ठ अवतल है। अब इस पर जब हम एक साइड पॉलिश कर देंगे तो ये बन जाएगा दर्पण। तो अगर हम अवतल पृष्ठ पर पॉलिश करेंगे तो प्रकाश का परावर्तन होगा उत्तल पृष्ठ से, और अगर हम उत्तल पृष्ठ पर पॉलिश कर दें तो प्रकाश का परावर्तन होगा अवतल पृष्ठ से। तो इसलिए दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। उत्तल दर्पण है तो प्रकाश का परावर्तन अवतल पृष्ठ से होगा। जैसे ये चित्र बने हुए हैं दोनों दर्पण के, ये है उत्तल दर्पण। तो ये पूरा एक कांच का गोला था, इसमें से हम कर लिया, और इसके देखो दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश है। दबा हुआ मतलब देखेंगे हम, क्योंकि जिस साइड पॉलिश होती है वहाँ से तो देखते नहीं है। तो इसमें उत्तल पृष्ठ से यानी उठे हुए पृष्ठ से पॉलिश परावर्तन हो रहा है, तो इसलिए ये दर्पण कहलाएगा उत्तल दर्पण। और इस वाले पृष्ठ अगर दर्पण में देखा जाए तो ये पूरा कांच के गोले में से जब हमने इतना सा भाग काटा तो इसकी हमने कर दी पॉलिश उत्तल पृष्ठ पर यानी उठे हुए पृष्ठ पर। तो परावर्तन जब हम देखते हैं तो इसके अवतल पृष्ठ अर्थात दबे हुए पृष्ठ से हो रहा है, तो ये दर्पण कहलाएगा अवतल दर्पण। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होती है याद करने के लिए। उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन उत्तल पृष्ठ से होता है, जबकि अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन अवतल पृष्ठ से होता है। उत्तल पृष्ठ का मतलब उठा हुआ पृष्ठ और अवतल पृष्ठ का मतलब दबा हुआ पृष्ठ। तो ये हो जाते हैं दर्पण दो प्रकार के। अब इन दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखेंगे। जैसे है दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, जैसे ये दर्पण है, तो ये जैसे ये दर्पण है तो इसमें दर्पण का परावर्तक तल ये है। परावर्तक तल का मतलब होता है जहां से प्रकाश का परावर्तन हो, जिस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो। तो इसमें इस पृष्ठ से हो रहा है प्रकाश का परावर्तन, तो ये पृष्ठ हो जाएगा परावर्तक तल। इस दर्पण में देखा जाए तो यहाँ से हो रहा है प्रकाश का परावर्तन, तो ये हो जाएगा परावर्तक तल। तो परावर्तक तल का मध्य बिंदु, मिडल पॉइंट, तो ये है इसका मध्य बिंदु। यही मध्य बिंदु दर्पण का कहलाएगा ध्रुव, इंग्लिश में पोल बोलते हैं इसे हम। इसके बाद आता है वक्रता केंद्र।
तो हम अभी गोलीय दर्पण की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि गोलीय दर्पण में क्या होता है कि ऐसे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग हों। तो कोई भी दर्पण को जब हम बनाते हैं गोलीय दर्पण को, तो किसी गोले का एक छोटा सा भाग होता है। तो जैसे ये दर्पण बनाया तो इसे हमने किसी गोले से काटा होगा। तो जब हमने इसे किसी गोले से काटा होगा तो उस गोले का केंद्र होगा। जैसे इसका पूरा गोला बनाए तो इस तरह से बनेगा, यहाँ कहीं इसका केंद्र होगा। तो उस गोले का जो केंद्र होगा वही दर्पण का कहलाएगा वक्रता केंद्र। इसी तरह से जैसे इस वाले दर्पण का गोला बनाए तो इस तरह से बनेगा, तो यहाँ कहीं होगा इसका केंद्र, तो ये इस दर्पण का कहलाएगा वक्रता केंद्र। तो कोई भी दर्पण को जिस गोले से हम काटते हैं उस गोले का जो भी केंद्र होता है वो उस दर्पण का कहलाता है वक्रता केंद्र। इसके बाद है वक्रता त्रिज्या। तो जब हम गोले को काटेंगे, गोले में ऐसे दर्पण को काटेंगे तो गोले में केंद्र होता है और उस गोले की त्रिज्या भी होती है। तो कोई भी गोले को जब हम गोले में से किसी दर्पण का को निकालेंगे तो उस गोले की जो भी त्रिज्या होगी वही दर्पण की कहलाएगी वक्रता त्रिज्या। जैसे इस तरह से चित्र में हम देखते हैं कि जैसे ये दर्पण है, इसमें हमने पॉलिश किए उठे हुए पृष्ठ पर अर्थात उत्तल पृष्ठ पर, तो परावर्तन अवतल पृष्ठ से होगा, इसलिए दर्पण है अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण में अगर परावर्तक तल देखें तो ये होगा, तो परावर्तक तल का मध्य बिंदु ये कहलाएगा दर्पण का ध्रुव। इस दर्पण को हमने इस गोले से काटा है, इस गोले का केंद्र जे है, तो ये दर्पण का कहलाएगा वक्रता केंद्र। केंद्र से कोई भी गोले का कोई भी बिंदु ले लिया जाए, उस बिंदु तक की दूरी उसकी त्रिज्या होती है। तो गोले की जो त्रिज्या है वही दर्पण की कहलाएगी वक्रता त्रिज्या। इसी तरह से इसमें देखा जाए तो इसका केंद्र जे है, ये तुम्हारा उत्तल दर्पण है। इस दर्पण में अगर देखा जाए तो इसका एक केंद्र है और केंद्र से गोले के किसी बिंदु तक की भी दूरी उसकी कहलाती है त्रिज्या, तो ये दर्पण की कहलाएगी वक्रता त्रिज्या। तो किसी दर्पण को जिस गोले से काटेंगे उस गोले का जो केंद्र है वह केंद्र कहलाएगा दर्पण का वक्रता केंद्र, और उस गोले की जो त्रिज्या होगी वह कहलाएगी दर्पण की वक्रता त्रिज्या, जिसे हम आर से लिखेंगे। यहाँ से हम कह सकते हैं ध्रुव से केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या होगी। इसके बाद आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। ध्रुव से केंद्र तक नहीं, ध्रुव से केंद्र तक की अगर बात करें तो वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, तो उसे तो हम जैसे ये रेखा है ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाती हुई जा रही है, इसे हम चाहें जितनी लंबी बढ़ा सकते हैं। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण की कहलाती है मुख्य अक्ष। इसमें देखा जाए यहाँ पर तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। इसके बाद आता है दर्पण का द्वारक। तो दर्पण के परावर्तक तल, ये है दर्पण का परावर्तक तल, इस परावर्तक तल का व्यास, द्वारक मतलब द्वार, तो इसका ये हो गया द्वार। तो परावर्तक तल का व्यास या सबसे लंबी जीवा दर्पण का द्वारक कहलाती है। अभिलंब, दर्पण के किसी भी बिंदु को, जैसे हमने ये बिंदु ले लिया, इस बिंदु पर हमें अभिलंब खींचना है, तो बस इस बिंदु को हम कर देंगे वक्रता केंद्र से मिलाएंगे। तो जब हम इस बिंदु को वक्रता केंद्र से मिला देंगे तो यह रेखा इस बिंदु पर अभिलंब हो जाएगी। इस बिंदु पर अभिलंब खींचना है तो इस बिंदु को वक्रता केंद्र से मिला दो, तो ये रेखा इस बिंदु पर अभिलंब। तो जिस बिंदु पर अभिलंब खींचना है दर्पण के उस बिंदु को हम वक्रता केंद्र से मिला देंगे। तो दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। मुख्य फोकस, इसे थोड़ा अच्छे से समझेंगे, थोड़ा सा टफ डेफिनेशन है। मुख्य फोकस में क्या होता है कि सबसे पहले तो हम दर्पण बनाएंगे। तो दर्पण बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसे परकाल की सहायता से बनाएंगे। तो हमने परकाल में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप ले लिया। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लेकर हम इस तरह से लगाएंगे। तो हम जब जैसे गोला बनाते हैं तो जहाँ परकाल की नोक होती है वहाँ केंद्र मान लेते हैं। तो इसे हम यहाँ पे केंद्र को सी से लगेंगे। जब 6 का चाप लेके लगाया तो ये हो गया सी। इस तरह से ये दर्पण बन जाएगा। 6 का चाप लेकर लगाया तो ये दूरी 6 होगी। तो यहाँ पर हम मिडल में एक पॉइंट मान लेंगे 3 पर। 6 का चाप लिया तो मिडल पॉइंट 3 पर होगा। इसी तरह से यहाँ भी एक दर्पण बनाएंगे इस तरह से। तो ये 6 का चाप लेके ही लगाएंगे, तो जहाँ नोक होगी परकाल की वहाँ सी और मिडल में एक पॉइंट हम मान लेंगे 3 पर। तो ये हमारा अवतल है और ये उत्तल दर्पण है। मुख्य फोकस में क्या होता है कि ये दर्पण की मुख्य अक्ष बन जाएगी, ध्रुव केंद्र को मिलाने वाली रेखा। जब किरणें मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे, ये किरणें दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं। जब किरणें दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं तो ये किरणें दर्पण से टकराएंगी, और जब किरणें दर्पण से टकराएंगी तो दर्पण इन किरणों का परावर्तन कर देगा। तो ये किरणें परावर्तन के बाद
मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से होकर जाती हैं। ये सभी किरणें देखो, जैसे ये किरण जा रही है, यहाँ से इसका परावर्तन हुआ, इस बिंदु से होके गई। ये वाली किरण यहाँ से इसका परावर्तन हो रहा है, तो ये भी किरण इसी बिंदु से होके जा रही है। इस वाली किरण का यहाँ से परावर्तन हुआ, ये भी किरण परावर्तन के बाद इसी बिंदु से होके जा रही। ये वाली किरण है, इसका भी परावर्तन हुआ, इसी बिंदु से होके जा रही। और भी डालेंगे तो ये सभी किरणें इस बिंदु से होके जाएंगी। तो दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु की हो जाती हैं। यही निश्चित बिंदु दर्पण का कहलाता है मुख्य फोकस। ये तो था अवतल दर्पण में। अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में। तो ये उत्तल दर्पण है, इसमें यहाँ इस साइड से होगा प्रकाश का परावर्तन, जिस साइड पॉलिश नहीं होती है वहां से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो इसमें भी किरणें क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं। जब किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी तो दर्पण पर जब टकराएंगी तो दर्पण इन किरणों का कर देगा परावर्तन। तो जब ये किरणें यहाँ से परावर्तित होंगी तो यहाँ से ये किरण परावर्तित हुई, यहाँ से इस साइड इधर को होकर चली गई, यहाँ से परावर्तन हुआ, ये भी यहाँ से होकर चली गई, यहाँ से इसका परावर्तन हुआ, यहाँ की ओर चली गई, यहाँ से इसका परावर्तन हुआ, यहाँ की ओर चली गई। तो ये सभी किरणें जब जाएंगी तो ये तो दूर की ओर चली जा रही हैं, कहीं बिंदु से तो की ओर तो जा नहीं रही हैं। लेकिन यदि हम केवल इस किरण को देखें तो हमें ये लगेगा कि ये आगे कहीं से आ रही है। तो अगर इसे हम पीछे की ओर बढ़ाते चले जाएं तो इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। वास्तव में तो इस बिंदु से आ नहीं रही, क्योंकि ये किरण यहाँ से जाएगी और यहाँ से लौटकर परावर्तित हो जाएगी। लेकिन अगर हम पीछे बढ़ा दें तो हमें ये लगता है कि ये किरण इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो यही बिंदु कहलाएगा दर्पण का मुख्य फोकस। अब हम दोनों की डेफिनेशन एक साथ पढ़ेंगे। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु की ओर जाती हैं या एक निश्चित बिंदु से आती प्रतीत होती हैं। यही निश्चित बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, जिसे हम F से लिखते हैं। इसके बाद फोकस दूरी। तो फोकस दूरी में क्या होता है, दर्पण का ध्रुव, यह है दर्पण का ध्रुव और यह है दर्पण का मुख्य फोकस। ध्रुव से फोकस तक की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी दर्पण की फोकस दूरी। ध्रुव से केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने प्रकाल में 6 का चाप लिया था, तो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। और जो F बनाया था वो मिडल में बनाया था, मध्य में बनाया था, तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी 3 होगी। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चलती है कि जो वक्रता त्रिज्या है, यदि वक्रता त्रिज्या 6 है तो यहाँ पे फोकस दूरी 3 आई। यदि हम 4 का चाप लेते तो फोकस बनाते 2 पर। तो अगर वक्रता त्रिज्या 4 होती तो फोकस दूरी हो जाती 2। तो यहाँ से हमें फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध पता चल जाता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो कहीं पे अगर संबंध भी पूछा जाए कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो हम बता सकते हैं F बराबर R/2, अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसके बाद है फोकस तल। फोकस तल क्या होता है कि फोकस बिंदु से होकर जाने वाला, जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु से होकर जाने वाला अगर तल कहें तो ये भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, जे भी हो सकता है, इस तरह से ये भी हो सकता है। फोकस बिंदु से होकर जाए लेकिन वह मुख्य अक्ष के लंबवत हो, तो जैसे ये मुख्य अक्ष है, इसके लंबवत तल कहा जाए तो ऐसा होगा, इस तरह से केवल एक ही होगा। ये तल फोकस से होकर तो जा रहा है लेकिन मुख्य अक्ष के लंबवत नहीं है, तो ये फोकस तल नहीं कहलाएगा। फोकस तल क्या होता है कि फोकस बिंदु से होकर जाना चाहिए और मुख्य अक्ष के कैसा भी होना चाहिए, लंबवत, तो केवल यही होगा, ये तल हो जाएगा फोकस तल। इसमें देखा जाए फोकस बिंदु से होकर ये सभी जा रहे हैं लेकिन फोकस बिंदु से होकर जाना चाहिए और मुख्य अक्ष के कैसा भी हो, लंबवत, तो एक तल होगा केवल ये तल हो जाएगा फोकस तल। तो ये हो जाती है फोकस तल की डेफिनेशन कि फोकस बिंदु से होकर जाने वाला तथा मुख्य अक्ष के अभिलंबत तल फोकस तल कहलाता है। फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। संबंध हम बता चुके पीछे ही, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध F बराबर R/2, अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। F फोकस दूरी है जबकि R वक्रता त्रिज्या है।